नासिर, एक बार फिर हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो नॉन स्टॉप इसराइल के ऊपर जारी हैं, जो नॉन स्टॉप इसराइल का मटेरियल डैमेज कर रहे हैं, इसराइलियों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कैजुअलिटीज़ कर रहे हैं। और साथ ट्रंप के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने बाइडन के साथ राब्ता किया है और सीज फायर के हवाले से बाइडन को कहा है। ट्रंप ने अब तक की बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने बाइडन के साथ राब्ता किया है और फिल फॉर सीज फायर करवाने के हवाले से बाइडन को कहा है, एक पैगाम जो है वो बाइडन को दिया है। तो अब ये क्या सिनेरियो बन रहा है। और बहुत बड़ी खबर यूक्रेन के हवाले से, फ्रांस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया यूक्रेन को। आलमी जंग की तरफ मामला बहुत तेजी के साथ यहां पर जाता हुआ, यानी प्यूटन ने कहा था कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए गए तो ये नेटो वर्सेस रशिया होगा। तो फ्रांस की बात बहुत मानी रखती है। फ्रांस की लीडरशिप इस वक्त मतलब जो भी बात कर रही है उसको वेटेज मिल रही है दुनिया के अंदर, क्योंकि वो भी मतलब इस तरह नहीं है कि बिला वजह बयान जारी करते रहें। जो वो बयान जारी करते हैं सोच समझ कर जारी करते हैं। और ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने वाला मामला है, इसका पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। बात कहां तक जाकर फिर वापस आई थी और इधर से ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं जंग बंद करवाने जा रहा हूं, और फ्रांस उठकर कह रहा है कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं। और पहली बार आज ऐसा हुआ है कुछ देर पहले कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो मॉस्को के सबर्ब्स में पहुंचे हैं। मॉस्को के सबर्ब्स के अंदर यूक्रेनी ड्रोन्स पहुंचे, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो क्या बनने जा रहा है, इसको तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिडिल ईस्ट की जंग इस वक्त जारी है और ये अमेरिकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी ग्रीन लाइट के साथ जारी है। यानी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुराद बाइडन, ब्लिंकन वगैरह, अगर इनकी ग्रीन लाइट, इनकी मन मर्जी खत्म हो जाए तो ये जंग जो है वो फौरन रुक सकती है। ये बिल्कुल इनकी मंशा और ग्रीन लाइट की वजह से जारी है। अच्छा, इजराइल के लिए अगर ये जंग रुकती है तो बहुत बड़ी डिफीट होगी, क्योंकि इजराइल ने अभी तक कोई वॉर गोल अचीव नहीं किया है। तो ये जाहिर बात है ये जंग उनकी टर्म्स के ऊपर तो खत्म होने वाली नहीं है और रेजिस्टेंस वहीं पर मौजूद होगी और इनका बयानिया और इनका नैरेटिव इमेज भी सब तबाह हो चुका है। इजराइल एक कमजोर मुल्क के तौर पर एक्सपोज हो चुका है। तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी डिफीट होगी, क्योंकि इस जंग से अब बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ चुका है, बैलेंस ऑफ पावर रेजिस्टेंस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, तो अब नाज़रीन पोस्ट इलेक्शन ये पीरियड है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बड़ा डिसाइडिंग वक्त है और इसमें अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हम तक पहुंच रही हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स इन द रीजन एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इस वक्त हो रही हैं जो फ्यूचर बता रही हैं कि आगे बेसिकली होने क्या जा रहा है। और तमाम चीज़ें ये साबित कर रही हैं, जो होने वाली डेवलपमेंट्स है वो साबित कर रही हैं कि इजराइल का डूबता हुआ जहाज मुकम्मल तौर पर डूबने जा रहा है। इन सारी चीजों का सबूत हम आपके सामने रखते चले जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन ट्रंप को डिस्कस किया जा रहा है कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं, उसकी पोजीशन क्या है, वो किस चीज को करने पर मजबूर होगा। और जो अंदरूनी महाज उसने खोला है, जो यूक्रेन की लड़ाई है, जो नया मिडिल ईस्ट है और जो दुनिया के डायनामिक्स बदल चुके हैं इस वक्त, और सबसे बढ़कर जो अंदरूनी डायनामिक्स अमेरिका के बदल चुके हैं। अमेरिका के अंदर का जो ऑर्डर है वो दरअसल गिर चुका है। अमेरिका में तो कभी इस तरह से किसी प्रेसिडेंट का कमबैक हुआ ही नहीं है। तो ट्रंप जो है वो एक बिल्कुल उसको डिफरेंट चीजें इस वक्त जो है वो करनी है। तो पहली जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने बाइडन से राब्ता किया है और बाइडन से राब्ता करके उसको सीज फायर का कहा है। जरा देखिए, ट्रंप अर्जेस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू सिक्योर इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर। अब हिजबुल्लाह सीज फायर से क्या मुराद है? हिजबुल्लाह सीज फायर तो कुछ है ही नहीं। मतलब हिजबुल्लाह तो लड़ रही है गाजा के लिए और उनकी वन लाइनर डिमांड ये गाजा में सीज फायर ही हमारा सीज फायर होगा। पिछले 13 महीनों में यही तो कोशिश की जाती रही है कि जो हिजबुल्लाह है वो सरेंडर कर दे, और अब अमेरिका भी ये कहने पर मजबूर है कि हिजबुल्लाह अलग से सरेंडर नहीं करने वाली है। जैसे यमन को इन्होंने अलग से करने की कोशिश की, यमन पीछे नहीं हटा ऐसे। तो गाजा में सीज फायर करेंगे तो जब आप कहते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर, तो असल में आप गाजा सीज फायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपस हिजबुल्लाह का अपना तो कोई उस तरह से मसला नहीं है। हिजबुल्लाह तो फलस्तीन के लिए आई है और उसी के लिए लड़ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल, ट्रंप पुशिंग बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑब्टेन इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर डील। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टॉप द वॉर बिफोर
ट्रम्प बिग अल्टीमेटम टू बाइडन, टाइम्स ऑफ इंडिया आपके सामने सबूत रख रहे हैं, यरूशलेम पोस्ट, ट्रम्प टू हॉचिसन, मेक अ डील विद लेबनान। इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई है। आप अंदाजा करें, ट्रम्प की अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई कॉल इजरायली लीडरशिप के साथ नहीं हुई है। ट्रम्प की मिडिल ईस्ट के अंदर पहली कॉल फलस्तीनी सदर को हुई है। और दूसरा जो मिडिल ईस्ट के हवाले से ट्रम्प की खबर आई है वो ये है कि उसने सीज फायर का कहा है बाइडन के साथ राब्ता करके, और एमोस हॉचिसन से बाकायदा तौर पर कॉल पर बात की है। एमोस हॉचिसन वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशल नुमाइंदा है, और ये आप इसके बारे में अब अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस कॉल से ये लगता है कि ये ट्रम्प की इंतजामिया का भी हिस्सा हो गया। वैसे तो बाकी टीम फारिग हो जाएगी, जैसे ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये तो सारे फारिग हो जाएंगे, तो नई टीम ट्रम्प लेकर आ रहा है। लेकिन एमोस हॉचिसन लगता है कि वो उसकी टीम का फिर भी हिस्सा होगा, तो उसके साथ स्पेशल कॉल करके कहा है कि गेट द डील, ये ट्रम्प इस वक्त कह रहा है। तो नाज़रीन, ट्रम्प एक ऐसा पर्सन है, ट्रम्प एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो फॉर एवर एंड एवर प्रो इजराइल रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि इजराइल से पीछे जो ट्रम्प है वो किसी तौर पर हटने जा रहा है। लेकिन सवाल नाज़रीन ये है कि व्हाट एक्चुअली मींस बीइंग प्रो इजराइल। इस वक्त के सिनेरियो में प्रो इजराइल होने का मतलब क्या है? क्या ये जंग जारी रखना असल में प्रो इजराइल है? यानी इजरायली सोसाइटी तो सीज फायर डिमांड कर रही है और नेतन्याहू सिर्फ है जो इस जंग को जारी रखे हुए है। तो यहां मसला जंग रुकवाने का है। जंग रुकवाने से यानी कि वो एंटी इजराइल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो को समझिए। देखें, अगर तो नॉर्मल हालात होते तो फिर अगर वो कोई फैसला करता तो बात समझ। यहां पर मामला हम जंग रोकने की बात कर रहे हैं, जो इजराइल की रियल डिमांड है इस वक्त। नेतन्याहू के मामलात कुछ और हैं। इजराइल के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, इजराइल के सेटलर्स, उनकी डिमांड कुछ और है, ठीक है। और अमेरिका को भी ये जंग जो है वो सूट नहीं करती है। अब नाज़रीन, बात यह है कि इस जंग का मिडिल ईस्ट की इसका बोझ उठाने की पोजीशन में ट्रंप इस वक्त नहीं है, और अगर वो इसको बढ़ाता है तो फिर वो एक आलमी जंग की तैयारी कर ले। अब मैं आगे कुछ और बहुत बड़ी खबरें वो आपके सामने रखता हूं, और उसको फिर डॉट को सारा मिलाकर आपको बताएंगे कि सूरत हाल किस तरह से बनने जा रही है। और जो हमने कहा कि ये जहाज डूबने जा रहा है वो सबूत भी, और ट्रंप बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है। जो सोचा जा रहा था ना, ट्रंप बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस जंग को जारी रख सके। अब जरा अगली खबर देखिए, जो इस साल की सबसे बड़ी खबर, बल्कि हम कहेंगे कि ये यूक्रेन वॉर की सबसे बड़ी खबर है, जो यूक्रेन वॉर का पासा पलट के रख देगी। नाज़रीन, बिगेस्ट अनाउंसमेंट फ्रांस से इस वक्त ताज़ा तरीन सामने आई है और दुनिया का मीडिया भर गया है। फ्रांस ने कहा है कि वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं। ये फ्रांस ने अनाउंस किया है। पेरिस, वी विल सप्लाई की विद न्यू बैच ऑफ स्काल्प मिसाइल्स। ये वो टॉम शैडो मिसाइल्स हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, स्काल्प मिसाइल्स। फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर said his country intends to supply Kyiv with an additional batch of Scalp missiles to strike beyond the contact line, in implicit reference to Russia's depth. कि contact line, जहां तक इस वक्त जंग जारी है, जहां तक यूक्रेन अटैक कर रहा है, उस कॉन्टैक्ट लाइन से बियॉन्ड, यानी डीप इनसाइड रशिया, वो अटैक जो है वो हम करने जा रहे हैं। एक बात ये ज़हन में रखें कि मतलब चाइना और रशिया जो वो बात करते हैं, उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है। मतलब वो सबसे सीरियस बात उनकी लीडरशिप की होती है। वो बिला वजह कोई बात नहीं करते हैं, और जो बात करते हैं दे मीन इट, सोच समझ कर वो बात करते हैं। इसलिए जो भी अल्फाज प्यूटन और शी जिनपिंग अदा करते हैं उसको बहुत मानी दिया जाता है कि ऐसा ही होगा। अगर हम वेस्ट के अंदर जाएं तो इस वक्त जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी देखी जा रही है, जिस लीडरशिप की, कि अगर वो बात कर रहे हैं तो उसको भी बहुत वेटेज मिल रही है इन अकॉर्डेंस विद, अगर हम वेस्ट बात करें तो वो अमेरिका और बरतानिया नहीं है, वो जर्मनी नहीं है, वो फ्रांस है। फ्रांस की जो लीडरशिप है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत एक्टिव है मिडिल ईस्ट के अंदर भी, और यूरोप का नया लीडर भी फ्रांस है। और फ्रांस ने ये प्रपोज किया है कि अब यूरोप को अलग होना होगा वाशिंगटन से, ठीक है। ये फ्रांस ही ने प्रपोज किया, सबसे पहले मैक्रोन ने प्रपोज किया, और फ्रांस सीज फायर भी डिमांड कर रहा है। फ्रांस से असलिया भी इसराइल को नहीं जा रहा, तो इसलिए फ्रांस जो बात कर रहा है इस वक्त उसको वेटेज मिल रही है। अगर वेस्ट में किसी मुल्क को देखना है कि मतलब बड़े मुल्कों की, बड़ी पार्स की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रांस ने आज ये अनाउंस किया कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है कि इसकी अहमियत है। जैसे चीन रूस को बात करेंगे तो उसकी अहमियत होगी, तो यहां अगर फ्रांस से कोई बात आएगी तो उसको भी बहुत ज्यादा वेटेज दी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई बिल्कुल ये होने जा रहा है। क्योंकि
اس کے پیچھے پھر ایک سارا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے, ایک طرف ٹرمپ نے کال کی زیلنسکی کو, اور اس کال کے بعد آفیشلی اناؤنس ہوا, ایلون مسک نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ رکنے جا رہی ہے, اور ٹھیک 48 گھنٹوں کے بعد فرانس اعلان کرتا ہے کہ وہ لانگ رینج ویپنز دینے جا رہا ہے یوکرین کو. وہ لانگ رینج ویپنز جن کے بارے میں پیوٹن 100% کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ لانگ رینج مثال دیے گئے تو ہم اس کو نیٹو کے ساتھ براہ راست پھڈا سمجھیں گے. اور پھر امریکہ اور برطانیہ پیچھے ہٹ گئے تھے لانگ رینج مثال دینے سے. جو برطانیہ کے وزیر اعظم کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے جب پیوٹن سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. تو پیچھے ایک سارا بیک گراؤنڈ, اور 48 گھنٹے پہلے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ رکوانے جا رہا ہوں, اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر فرانس یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم تو لانگ رینج مثال دینے جا رہے ہیں, یعنی عالمی جنگ کی طرف. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. یورپ اور امریکہ مطلب صرف 5 دنوں کے اندر, الیکشن کے صرف 5 دنوں کے اندر یوکرین وار کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں. امریکہ کی آفیشیل پالیسی یہ آ رہی ہے کہ ہم جنگ روکنے جا رہے ہیں, اور یورپ وہ اقدام اٹھانے جا رہا ہے جو ایک نیوکلیر وار, ایک عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ لے کر جائے گا. اور پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر یورپ نے ایسے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں جس میں اس نے یوکرین کو یقین دہانی کروائی ہے. ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ یوکرین کی سپورٹ جو ہے وہ یورپ جاری رکھے گا. ٹرمپ نے کیسے جنگ رکوانی تھی؟ ٹرمپ کے پاس یہی حال تھا کہ وہ کہے گا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اور کیا وہ فرانس کے اوپر سینکشنز لگائے گا. یہی تھا نا کہ وہ یوکرین کو پیسے نہیں دے گا تو پیسے نہیں دیے جائیں گے تو جنگ آٹومیٹکلی رک جائے گی, یہی پلان تھا. تو یورپ ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے, مطلب یورپ تائید کرتا نا امریکہ کی کہ ٹھیک ہے جنگ روکتے ہیں, لیکن یورپ نے وہ نہیں کیا. یورپ یہ کہہ رہا ہے, اب اس کا تعلق براہ راست مڈل ایسٹ جنگ کے ساتھ کیسے ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا اس کو سمجھیے. یورپ کہہ رہا ہے پیسے ہم دیں گے, $300 بلین جو ہے وہ رشیا کے فروزن ایسڈ یورپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جو کہ یورپ دے سکتا ہے. دیکھیں دنیا بہت آگے جا چکی ہے. اب اس میں یہ نہ سوچئے گا, یہ نہ ایکسپیکٹ کریے گا کہ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا. 1 ملین کیجویلٹیز یوکرین میں ہو چکی ہیں, 10 لاکھ لوگ. تو یہ کوئی یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ لوگ نشانہ بن چکے ہیں. تو یہ نہ دنیا کس آتش فشاں کے دہانے کے اوپر پہنچ چکی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور ذرا غازہ میں دیکھیے, لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو نہیں ہونے والا, یہ تو جنگ نہیں پھیلے گی یا کوئی بڑی جنگ نہیں بنے گی. اتنے لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں, اس سے زیادہ کوئی سیریس معاملہ ہو سکتا ہے جس سے ہم اس وقت نمٹ رہے ہیں, جس سے ہم گزر رہے ہیں؟ دنیا بالکل ایک آتش فشاں کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس لیے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں, کیونکہ یہ سب کے سروائیول کی جنگ اس وقت بنی ہوئی ہے. تو یورپ $300 بلین دے سکتا ہے یوکرین کو, اور 2 سال 3 سال جنگ چلانے کے لیے ان کے لیے یہ کافی ہوں گے یہ پیسے, اور اس سے ہٹ کر بھی یورپ جو ہے وہ ان کو پیسے دے گا. تو آپ ذرا اس کو اندازہ لگائیے کہ ٹرمپ کو کتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. یعنی پہلے جو ایسے لگ رہا تھا کہ چٹکی بجے گی اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ رک جائے گی, لیکن اب فرانس کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد اور باقی ڈیولپمنٹس کے بعد ٹرمپ کے سامنے ایک پورا چیلنج کھڑا ہے. یورپ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ ہم تو یوکرین کی سپورٹ جاری رکھیں گے. تو پوری ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی ٹرمپ کو, اس کے بعد کہیں جا کر اگر یوکرین کی جنگ رکنی ہے تو رکے گی. ٹھیک ہے, ایک مطلب اس کی پوری توجہ اور پوری ایفرٹس اور پورا زور لگے گا, اس کے بعد وہ رکے گی. اچھا اب دوسرا فیکٹر یہاں پر دیکھیے, ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ پینٹاگن کی جو پوری لیڈرشپ ہے اس کو چینج کرنے جا رہا ہے, ری شیپ کرنے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ پینٹاگن کو وہ ری شیپ کرنے جا رہا ہے. یعنی ٹرمپ نے ایک اندرونی محاذ کھول دیا ہے ڈیپ سٹیٹ کے خلاف. وہ ڈیپ سٹیٹ جو سب چیزیں کنٹرول کرتی ہے, میڈیا, مشینری, پیسہ اور تمام نیریٹیوز اور اوپینینز اور ڈپارٹمنٹس اور تھنک ٹینکس, لابیز, سب چیزیں جو ڈیپ سٹیٹ کنٹرول کرتی ہے, اس ڈیپ سٹیٹ کے خلاف اور طاقتور پینٹاگن کے جرنیلوں کے خلاف اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے طاقتور ترین بیوروکریٹس کے خلاف ٹرمپ نے ایک جنگ کھول دی ہے. ایک آل آؤٹ وار جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہاں وہ چیلنج, یہاں یہ اندرونی محاذ. تو ٹرمپ کیا اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ ادھر غازہ کی جنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکے؟ اب ذرا آگے بھی چلتے چلے جائیے. ایک ایک فیکٹر میں آپ کو ثبوت کے ساتھ چیزیں رکھ رہا ہوں. ابھی امریکی جرنیل کا بیان سامنے آیا ہے, اور فارمر ٹاپ امریکی جرنیل نے کہا ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, گیٹ ریڈی فار نیو اسیسینیشن اٹیمپٹ بیفور اوتھ.
کہ जनवरी में जो ट्रंप ने ओथ लेना है उससे पहले एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए ट्रंप तैयार हो जाए। यानी उसने हसास तरीन सूरत हाल से आगाह किया है कि ट्रंप के ऊपर यह पूरा खदशा मौजूद है कि मजीद असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होने जा रही हैं। ये अमेरिका की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है और ओथ के दरमियान भी वो सिक्योर नहीं है और खतरा मौजूद है कि उसके ऊपर असैसिनेशन हो सकती है। तो ट्रंप ने जो डीप स्टेट के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया है, तो ट्रंप इस वक्त शदीद तरीन मतलब उस खतरे के अंदर मौजूद है कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ट्रंप इस नाजुक तरीन सूरत हाल के अंदर खड़ा हुआ है। दो और फैक्टर देखिए, फिर मैं इसको फाइनलाइज करता हूं। इकोनॉमिक कंडीशन आप देखिए, आज खबर ये सामने आई है, रिपोर्ट वहां से ये सामने आई है कि जो हरिकेन्स आए हैं अमेरिका के अंदर, उससे $500 बिलियन का लॉस हुआ है। कितना? यह देखिए, हरिकेन स्टॉर्म्स कॉस्ट US $500 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस इन 2024। ये अंदरूनी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। और जरा पांचवा फैक्टर देखिए, 26 तारीख को जो फाइनल फैसला है वो ट्रंप के खिलाफ आना है और इसमें बाकायदा तौर पर सजा हो सकती है, क्योंकि अब डीप स्टेट इन्वॉल्व है ना, तो वो पूरी कोशिश करेगी मतलब ट्रंप को। वैसे तो सदर को आज तक सजा नहीं हुई, लेकिन यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो ये उसके सामने एक फैक्टर जो है वो खड़ा है। अब जरा इन सारी खबरों को मिलाइए, इन सारे फैक्टर्स को मिलाइए, तमाम डॉट्स कनेक्ट कीजिए और जरा मुझे बताइए कि ट्रंप के सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हुए हैं, अंदरूनी और बैरूनी सारे के सारे। वहां यूक्रेन जंग में पूरा फटा पड़ गया है यूरोप के साथ, मुझे बताइए, और जान का फिर खतरा साथ मौजूद है। तो ट्रंप क्या इस पोजीशन के अंदर है कि वो इस जुल्म को जो है वो बढ़ा सके, इस जंग को जो है वो जारी रख सके? बिल्कुल इस पोजीशन के अंदर नहीं है। जरा सोचिए, अगर ट्रंप इस जंग को फिर भी जारी रखता है, ठीक है, तो आप जरा सोचिए बाइडेन और ब्लिंकन के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जहां जाते हैं वॉर क्रिमिनल के नारे लगते हैं, और बाइडेन के साथ कितनी हजीमत हुई, उसको रेस से, प्रेसिडेंशियल रेस से निकलना पड़ा। इससे बड़ी कोई हजीमत हो सकती है उसके साथ? तो यही कुछ ट्रंप और इलोन मस्क के साथ हो रहा हो, जहां पर जा रहे हो वॉर क्रिमिनल के नारे लग रहे हो, दोनों अफोर्ड कर सकते हैं। अवाम का सेंटीमेंट तो वही है ना, अवाम ने तो उसी बात पर वोट दिया है। ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ रहा हो, यूक्रेन जंग बंद करवाने की बात कर रहा हो, और गाजा में ये जुल्म जारी हो और उसकी सपोर्ट ट्रंप की उधर हो, तो वो यूक्रेन की जंग बंद करवा सकता है, वो डीप स्टेट के खिलाफ कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ना उसकी लेजिटिमेसी होगी, ना उसकी एफर्ट्स के अंदर कोई इफेक्टिवनेस रहेगी, और लोग सड़कों के ऊपर निकले होंगे। और फिर एक और फैक्टर, बैरूनी दबाव कितना होगा, और फिर यही डीप स्टेट इस प्रो पैलेस्टाइन सेंटिमेंट को वो ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करेगी कि देखो ट्रंप तो है ही झूठा, ये तो बिला वजह बातें करता है, ये तो हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है कि इसको भी रीशेप करो, इसके खिलाफ भी जंग छिड़ी हुई है इसके। हालांकि देखो ये मिडिल ईस्ट में तो जंग को सपोर्ट कर रहा है और बातें करता है यूक्रेन जंग को खत्म करवाने। वो इसी प्रो पैलेस्टाइन सेंटिमेंट को ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रंप किसे जोगा नहीं रहेगा। जितने बड़े चैलेंजेस, यानी वो एक नॉर्मल प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं आया है। दुनिया में 2 ऐसी जंगें चली हैं जो आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही हैं, और अंदरूनी तौर पर वो कह रहा है कि पूरे अमेरिका को वो बदल के रख देगा। तो वो एक नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं है और ना ही नॉर्मल टाइम के अंदर आया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ट्रंप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसीलिए ट्रंप ये चाह रहा है कि व्हाइट हाउस में आने से पहले पहले ही गाजा की जंग रुक जाए, क्योंकि यूक्रेन की जंग अब लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा। और ये जो गाजा में ये तो जुल्म है ना, ये जंग थोड़ी है, इसके लिए एक फोन कॉल चाहिए। तो इसीलिए ट्रंप की ये कोशिश है कि ये बाइडेन ही इसको वाइंड अप करके जाए, ठीक है। बाइडेन ही, जो भी मलबा गिरना है वो बाइडेन के ऊपर गिर चुका है और बाकी भी इसी के ऊपर गिरे। जब मैं आऊं तो ये मिडिल ईस्ट का फ्रंट जो है वो क्लोज। ट्रंप की प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। उसकी प्रायोरिटी यूरोप भी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी चाइना है, ठीक है। ये ट्रंप की पहले भी यही पॉलिसी रही थी। इस वक्त ना मिडिल ईस्ट ना यूरोप उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी चाइना है। तो वो बिल्कुल इस चीज को अफोर्ड नहीं करता। और सबसे आखिरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रंप इस हवाले से अब बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सारी दुनिया क्लियर हो चुकी है कि इजराइल की सपोर्ट करके भी मिलिटरीली इजराइल को फातेह नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर ट्रंप क्या बेवकूफ है कि वो इसको जारी रखेगा? और बाइडेन का हशर उसके सामने नहीं है। इसी बात का वोट तो ट्रंप ने लिया है। तो बात ये तफसीलन लंबी हो गई, लेकिन यही तो असल खबर है, यही तो असल बात है, यही तो फ्यूचर है कि इजराइल का ये डूबता जहाज डूबने जा रहा है। तमाम डायमेंशंस हमने सबूतों के साथ आपके सामने रख दिए हैं कि अमेरिकी ग्रीन लाइट से जंग जारी है, और अब अमेरिकी ग्रीन लाइट
किसी सूरत अफोर्ड नहीं हो पा रही है ट्रंप इंतजामिया के अंदर, ठीक है। और अगर हो पा रही है तो वो अमेरिकी डिक्लाइन होगा मुकम्मल तौर पर, और जो अंदरूनी तौर पर उनमें खलफशार एक पैदा हो चुका है, अंदरूनी तौर पर इतना बड़ा क्राइसिस वहां पर पैदा हो चुका है और ट्रंप ने इतना बड़ा महाज खोल दिया है, तो वो किसी तौर पर, और फिर यूरोप के साथ फड्डा, ये किसी तौर पर अफोर्डेबल नहीं है। उधर से नायब अमरीकी सदर कह रहा है कि नेटो से हम निकल जाएंगे, उनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को समझिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप के आने से पहले पहले क्या होगा, इसमें नेतन्याहू क्या चाल चलता है, ठीक है। ये 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ये बात, मतलब हम 100% नहीं कह सकते कि जंग यहां पर रुकने जा रही है, क्योंकि फिलिस्तीन के तनाज़े में तो असल बात तो फिलिस्तीनी रियासत है, असल मुद्दा तो वहां पर आकर अड़ जाता है, ठीक है। तो हतमी इसमें कुछ भी नहीं है। और आप देखिए कि ट्रंप इस वक्त शदीद जानी खतरे के अंदर रह रहा है, तो जनवरी तक पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है, तो इसलिए इसमें हतमी कुछ भी नहीं है। लेकिन इजराइल की हम मिलिटरीली देख रहे हैं, इकोनॉमिकली देख रहे हैं, और उसके सबसे बड़े सपोर्टर अमेरिका की यह हालत हो गई है कि वो इसकी अब वॉर मशीन को मजीद सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। यानी नेतन्याहू की एंटी इजराइल नहीं होने जा रहा अमेरिका, और इजराइल को छोड़ने नहीं जा रहा। इजराइल के लिए वो बराह रास्त अपनी फौजें भी भेज सकता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इस जंग को जिसमें इजराइल पूरी तरह से हार चुका है और उसके जीतने के भी कोई चांसेस नहीं है। अब इसी दरमियान हिजबुल्लाह के जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं, और जो लीथल वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी सुसाइड ड्रोन्स भेजे हैं हिजबुल्लाह ने, और अल अबाद मिलिट्री साइट के ऊपर अब तक का बहुत बड़ा अटैक जिसमें कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। स्क्वाड्रन ऑफ सुसाइड ड्रोन्स है वो भेजा गया है। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन्स भेजे गए हैं सेटलमेंट ऑफ अवीवम, यानी अभी जो पिछला घंटा गुजरा है इसमें ज्यादा जो हमले हुए हैं वो ड्रोन्स के साथ हुए हैं, और सुसाइड ड्रोन ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा न्यू मिसाइल बैराज टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ शतुल्ला के अंदर गैदरिंग्स, इसके अलावा बिल्डिंग्स हिट इन शुमेरा बाय रॉकेट्स। अच्छा, अब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जरा देखिए यरूशलेम पोस्ट क्या लिख रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने इजरायली सेटलर्स का जो इंटरव्यू पेश किया है, जरा देखिए 3 सिर्फ आखिरी हेडलाइंस। हाइफा सेटलर्स टू द यरूशलेम पोस्ट, हाइफा के सेटलर्स, रॉकेट फायर फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स हाइफा डज नॉट स्टॉप। हाइफा पर जो रॉकेट्स के हमले हैं वो बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। इट सीम्स आई कैन गेट रिड ऑफ द अलार्म क्लॉक, हिजबुल्लाह हैज नाउ सेट अ टाइम टू वेक हाइफा अप एट अराउंड 7 AM विद रॉकेट्स एंड साउंड ऑफ सायरन्स। वो कह रहे हैं अब हमें वो जो है ना क्लॉक लगाने की, अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह उठने के लिए आप अलार्म लगाते हैं ना, वो कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो अलार्म है वो हिजबुल्लाह ने सेट किया हुआ है, और ठीक 7 बजे हिजबुल्लाह सायरन्स और धमाकों से उसका आगाज हो जाता है और हम भागना शुरू हो जाता है। किस तरह भागते हैं? दिस रियलिटी मेक्स मी रन टू द शेल्टर इन पजामास, यानी जो शॉर्ट्स या पजामास के अंदर जो आप नाइट ड्रेस में सोते हैं, वो कह रहा है कि इस हालत की वजह से कि हम सोए हुए होते हैं और धमाकों की आवाजें आती हैं, सायरन्स की आवाजें आती हैं, तो हमें इन पजामास के अंदर जो है वो नाइट ड्रेस के अंदर भागना पड़ता है शेल्टर्स की तरफ। ये वो कह रहा है कि हालत है, यानी उन्हीं की जुबानी रियलिटी हम आपके सामने रख रहे हैं। हिजबुल्लाह के इतने बड़े हमले, तो कैसे हिजबुल्लाह को ये काउंटर करेगा, कैसे हमास को वो हराएंगे जिनके पास सालों तक का असलहा जो वो आ चुका है। तो ये बहुत सारी खबरें हमने कनेक्ट करके, और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट कि ट्रंप क्या करेगा उसको हमने बहुत तफसीली, और यूक्रेन जंग का क्या मुस्तकबिल है, और आलमी जंग, और ईरान कह रहा है कि कंप्रीहेंसिव वॉर का खतरा उसी तरह से मौजूद है, ठीक है। तो बड़ा नाजुक टाइम है ये, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपके सामने शेयर किया। आपने राज जरूर आगाह करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।